नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका इस चैनल पर। दोस्तों आज हम देख लेते हैं शोध प्रबंध लेखन क्या है, जिसे हम थीसिस राइटिंग भी कहते हैं। एनटीए नेट के सिलेबस में इकाई 2 में ये टॉपिक दिया हुआ है। इसके 2-4 प्रश्न आने की संभावना पूरी बनती है। हम ज़्यादा समय न लेते हुए इस पर थोड़ा सा विस्तार देख लेते हैं कि जब भी हम एमफिल या पीएचडी करते हैं तो हमें शोध प्रबंध की सबसे पहले आवश्यकता पड़ती है। थीसिस राइटिंग मेन ही होता है, उसके बाद ही हमारे आगे की प्रोसेस चलती है। तो चलिए देखते हैं क्या है शोध प्रबंध। वह दस्तावेज जो किसी शोधार्थी द्वारा किए गए शोध को विधिवत प्रस्तुत करता है, शोध प्रबंध कहलाता है। इसे हम डिसर्टेशन या थीसिस भी कहते हैं। इसके आधार पर शोधार्थी को कोई डिग्री या व्यावसायिक सर्टिफिकेट प्रदान की जाती है। विश्वविद्यालय से शोध उपाधि प्राप्त करने के लिए लिखा जाता है। इसे ग्रंथ के रूप में प्रस्तुत किया जाता है। इतना क्लियर हुआ कि शोध प्रबंध क्या है और कहाँ इसको दिया जाता है। सरल भाषा में कहें तो एमफिल अथवा पीएचडी की डिग्री के लिए किसी स्वीकृत विषय पर तैयार की गई किताब जिसमें तथ्य संग्रह रहते हैं तथा उनके आधार पर किसी निष्कर्ष पर पहुंचने की कोशिश की जाती है। दोस्तों हमें जब भी कोई टॉपिक मिलता है तो उस पर हम जो रिसर्च करते हैं और जो संक्षिप्त एक साल गर्भित जो हमारी एक थीसिस प्रबंध लेखन रहता है वही मुख्य है। और इसमें क्या है कि जो अंत में हम किस निष्कर्ष पर पहुँचे, हमारे तथ्यों से, हमारी रिसर्च से क्या निकला है, उसका निष्कर्ष क्या निकला, मूल्यांकन क्या हुआ, यह दर्शाना अत्यंत आवश्यक होता है। आलोचनात्मक तो होता ही है किंतु उसमें थोड़ा भिन्न भी होता है। यदि हम विद्वानों की परिभाषा के अनुसार देखें तो डॉक्टर नगेंद्र के शब्दों के सहारे कहे तो एक अच्छा शोध प्रबंध एक अच्छी आलोचना भी होती है। मनुष्य के आंतरिक जिज्ञासा सदा से ही अनुसंधान का कारण बनती रही है। अनुसंधान, खोज, अन्वेषण एवं शोध पर्यायवाची हैं। शोध में उपलब्ध विषय में तथ्यों में विद्यमान सत्य को नवरूपायित कर पुनरुपलब्ध किया जाता है। यहाँ पर कहने का ये अर्थ है कि हमें कोई टॉपिक मिलता है तो उस पर पहले से ही उसमें रिसर्च शोध हो चुका होता है, लेकिन जो हमें टॉपिक मिला होता है उसमें हमें अपने तरीके से जो हमने रिसर्च की है तो उस रिसर्च के जो परिणाम हैं वो नवीन रूप से प्रस्तुत किए जाते हैं। उसको दोबारा हम पेश करते हैं, उपलब्ध करते हैं। यानी कि एक ही टॉपिक पर कई बार रिसर्च हो चुकी होती है और सभी के अपने अलग अलग तथ्य निष्कर्ष निकलते हैं। शोध में शोधार्थी के सामने तथ्य मौजूद होते हैं, उसमें से अपनी सूझ व ज्ञान द्वारा नवीन सिद्धियों को उद्घाटित करना होता है। दोस्तों यहाँ पर कहने का अर्थ है कि जो शोधार्थी हैं उनके सामने तथ्य रहते हैं और उन्हें अपनी समझ से, अपने ज्ञान के से, अपने रिसर्च के माध्यम से जो नए सिद्धियाँ का मतलब होता है यहाँ पर कि जो नए तथ्य और नई चीज़ें निकल कर के आती हैं उसको हमें अपने शोध प्रबंध में उद्घाटित करना होता है। अब हम देख लेते हैं थीसिस राइटिंग की और जो परिभाषाएं हैं। शोध की परिभाषा क्या है? एक अप्रमाणित कथन जिसे तथ्य रूप में किसी तर्क में प्रस्तुत किया जाता है। यहाँ पर ये बताया गया है, सामान्यतः शोध प्रबंध लिखने का प्रारूप निम्नलिखित होता है। अलग अलग विषयों या विश्वविद्यालयों में इस प्रारूप में थोड़ी भिन्नता आ सकती है। कोई भी शोध प्रबंध या तो आधारभूत होता है या फिर प्रायोगिक। शोध प्रबंध को मौलिक होना चाहिए। सामान्यतः शोध प्रबंध किसी भी विषय के किसी विशेष भाग पर अपनी पकड़ को दर्शाता है। स्वाभाविक है कि जब हम शोध करते हैं तो उस विषय पर, उस टॉपिक पर हमारी पकड़ पूरी होनी चाहिए। परिणाम एवं विवेचना कई बार एक से अधिक अध्यायों में भी आ सकते हैं। सबसे पहले शोध प्रबंध लिखने की योजना बनाई जाती है जिसमें अध्यायों की योजना होती है। इसमें यह होता है कि यह किस अध्याय में कौन सी चीज़ जाएगी। जहाँ तक कि हर अध्याय का प्रारूप अलग अलग हो सकता है। कुछ मुख्य अध्यायों का
प्रारूप तैयार कर लेते हैं। सामान्यतः शोध प्रबंध का स्वरूप निम्नलिखित होता है। दोस्तों, जब हम शोध प्रबंध या थीसिस राइटिंग लिखते हैं तो उसे हमें कई भागों में बांटना होता है, कई अध्यायों में बांटना होता है। वो उन अध्यायों के अंतर्गत भी हमें ऐसे टॉपिक प्रस्तुत करने होते हैं जो वहाँ पर हम जब थीसिस लिखते हैं तो उसमें पूरा डाटा, पूरा विश्लेषण, जो निष्कर्ष है वो सभी हमें थीसिस में दर्शाना होता है। हम देख लेते हैं कि शोध प्रबंध की जो प्रारूप है, रूपरेखा, वो किस प्रकार से बनती है। सबसे पहले आता है कॉपीराइट परित्याग। तो इसमें इसे प्लेगरिज्म भी कहते हैं। सामान्यतः हर विश्वविद्यालय में इसका फॉर्म उपलब्ध रहता है। यह पेज विश्वविद्यालय के पुस्तकालय को अधिकार देता है कि वह शोध प्रबंध का प्रकाशन किसी भी अन्य माध्यम जैसे माइक्रोफिल्म इत्यादि के रूप में कर सकता है। ये कॉपीराइट परित्याग हो गया। दूसरा क्या है? घोषणा। यह भी आपके विश्वविद्यालय से सामान्यतः मिल जाता है। इसका स्वरूप निम्नलिखित होता है। मैं यह घोषणा करता हूँ कि यह शोध प्रबंध मेरा अपना है और मुझे इस बात की जानकारी एवं विश्वास है कि इसमें कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है जो पहले प्रकाशित हो। या दोस्तों, ये घोषणा है, घोषणा पत्र जो हमें वहाँ पर यूनिवर्सिटी में, जहाँ भी कॉलेज में हम जहाँ भी अपना जो है थीसिस राइटिंग शोध प्रबंध जमा करते हैं तो सबसे पहले हमें ये फॉर्म फिल करना होता है और हमें ये बताना होता है कि हम जो थीसिस लिख रहे हैं वो मैंने स्वयं अपने रिसर्च पर, अपने कार्य क्षमता के आधार पर ही तैयार की है। इसमें किसी अन्य के शब्दों का, थीसिस का मेल मिलावट नहीं है। हमने किसी की कॉपी नहीं की, नकल नहीं की है। ये हमें घोषणा पत्र में भरना होता है। अन्य के द्वारा किसी विश्वविद्यालय से डिग्री प्राप्त करने के लिए लिखी गई हो, जहाँ भी हो किसी दूसरे प्रकाशित वस्तु से कोई सहायता ली गई है, उसका जिक्र निर्धारित विषय के साथ कर दिया जाता है। दोस्तों, जब भी हम शोध लेखन लिखते हैं, थीसिस राइटिंग लिखते हैं, तो देखिए हमें किसी न किसी चीज़ का सहारा लेना पड़ता है। कहने का अर्थ है कि जैसे जब भी हम रिसर्च करते हैं तो जो माध्यम होते हैं कि किन किन माध्यमों से हमने थीसिस अपनी तैयार की है, उनका विवरण, उनका जिक्र हमें इसमें करना होता है। तीसरा पॉइंट है शीर्षक पेज। सामान्यतः इसका स्वरूप होता है शीर्षक। लेखक डॉक्टर ऑफ फिलॉसफी की डिग्री के लिए शोध प्रबंध, विश्वविद्यालय का नाम और दिनांक शीर्षक पेज में मुख्य रूप से ये हमें दर्शाना होता है। अब आता है चौथा, सारांश। यह किसी भी शोध प्रबंध का सर्वाधिक पढ़ा जाने वाला एवं सर्वाधिक विवेचनीय भाग होता है। सबसे अच्छा यह होता है कि इसे सबसे अंत में लिखा जाए। इसमें शोध प्रबंध की मुख्य बातें होती हैं, जैसे शोध का विषय, शोध की प्रणाली, परिणाम एवं निष्कर्ष। देखिए, सारांश में हमें सबसे मुख्य होता है हमारा सारांश, और हमें दर्शाना होता है उसमें कि कौन कौन से शोध का विषय क्या है, इसकी प्रणाली क्या है, मतलब हम किस प्रकार से स्टेप बाय स्टेप अपना शोध करेंगे, इसके परिणाम या निष्कर्ष क्या निकले हैं। हमारा शोध कभी भी अर्थहीन नहीं होना चाहिए, उसमें कुछ ना कुछ नवीन तथ्य निकल कर आने चाहिए, तभी शोध को सार्थक माना गया है। और सारांश में इन चीज़ों को दर्शाना जरूरी रहता है। पांचवा है स्वीकृति। ज़्यादातर शोध लेखक एक धन्यवाद का पेज भी लगाते हैं, जिसमें उन सभी लोगों को धन्यवाद दिया गया होता है जिनका सहयोग शोध प्रबंध को तैयार करने में होता है। जैसे हम जब भी रिसर्च करते हैं तो हमने किन किन माध्यमों से अपनी रिसर्च को आगे बढ़ाया है, जैसे कोई पुस्तकें हुई या इंटरनेट के माध्यम से हुआ, या उस घटना स्थल पर जाकर के हमने किन किन चीज़ों का सहारा लिया है, किन किन लोगों को का सहारा लिया है, सभी को हमें स्वीकृति पत्र में दर्शाना होता है। छठवां है सूची या तालिका। भूमिका का प्रारंभ पेज नंबर 1 से होता है
उसके पहले के पेज पर संख्या रोमन संख्या का ख ग घ के रूप में दिया गया होता है। देखिए, ये जब हम थीसिस राइटिंग लिखते हैं, शोध प्रबंध, तो उसका यहाँ पर पूरा विवरण मैं बता रही हूँ आप लोगों को कि कैसे हमें एक क्रमबद्ध तरीके से अपनी थीसिस को, शोध प्रबंध को तैयार करना होता है और स्टेप बाय स्टेप हमें अपने थीसिस में इस क्रम को हमें दर्शाना होता है। सूची तालिका के बाद आता है 7वां भूमिका। इसमें विषय एवं उसके महत्व को दर्शाया जाता है। यह काफ़ी रुचिकर होना चाहिए। देखिए, भूमिका हम किस प्रकार से शोध कर रहे हैं, भूमिका में क्या हमारा विषय है, कई ऐसी महत्वपूर्ण तथ्य हैं जो हम भूमिका में प्रस्तुत करते हैं। 8वां है साहित्यिक समालोचना। समस्या कहाँ से उठी, समस्या के विषय में क्या जानकारी पहले से उपलब्ध है, इस समस्या का और कितने तरह से समाधान किया जा सकता है। वास्तव में आप पिछले 3 वर्षों से शोध कर रहे हैं, इससे संबंधित सभी पेपर एवं अन्य प्रकाशित चीज़ें आपके सामने आ चुकी होती हैं, अतः आप उन सभी साहित्यों प्रकाशित चीज़ों, एग्जाम्पल के तौर पे प्रकाशित चीज़ों का मतलब है कि यहाँ पे पुस्तकें जो हैं, रिसर्च पेपर हैं, थीसिस है, इन सभी को यहाँ पर प्रकाशित चीज़ों के अंतर्गत ही लिया जाएगा कि समीक्षा एवं चर्चा यहाँ करते हैं, जिनका सहयोग आपने अपने शोध में लिया है। यह है किसमें, साहित्यिक समालोचना में इन चीज़ों को प्रस्तुत किया जाता है। अब हम देखते हैं 9वां बीच की अध्याय। इसमें आपके द्वारा प्रयुक्त प्रविधियाँ की व्याख्या की जाती है तथा आपने उन्हें क्यों चुना, इसकी भी व्याख्या की जाती है। इसके अतिरिक्त उन सभी सिद्धांतों की चर्चा होती है जो आपके शोध का आधार बनते हैं तथा वे सभी पहले हुए शोध जो आपके शोध को आधार प्रदान करते हैं। देखिए, बीच के अध्याय में शोध हम जो शोध कर रहे हैं तो वह शोध की व्याख्या जो है आपने चुनी है, इसकी व्याख्या हमें बीच के अध्याय में करनी होती है। इसके अलावा हम किन किन सिद्धांतों, किन किन मतों पर, किन किन तथ्यों पर हम विचार करेंगे, शोध का आधार हमारा क्या बनेगा, इसका भी हमें उल्लेख बीच के अध्यायों में करना होता है और पहले हुए शोध जो आपके शोध को आधार प्रदान करते हैं, ये हमें बीच के अध्याय में प्रस्तुत करने होते हैं। अब हम देख लेते हैं 10वां परिणाम एवं विवेचना। इसमें आप अपने शोध के परिणाम को व्यक्त करते हैं एवं उसकी व्याख्या तथा विवेचना करते हैं। परिणामों का व्यक्त करने के लिए भिन्न तरीके अपनाए जा सकते हैं। सामान्यतः वैज्ञानिक शोधों में तालिका, ग्राफ, पाई चार्ट के द्वारा परिणामों को दर्शाया जाता है। दोस्तों, परिणाम वही है, निष्कर्ष क्या निकला है हमारे शोध का, ये सबसे महत्वपूर्ण होता है। अब हम 11वां देखते हैं, आखिरी अध्याय संदर्भ, रेफरेंस एवं विशिष्ट निष्कर्ष। अब इसमें क्या दिया जाता है, हमें क्या लिखना होता है, यह आखिरी अध्याय होता है। आप अपने प्रयोग या शोध के परिणामों के आधार पर निष्कर्ष तैयार करते हैं। संदर्भ जो है, रेफरेंस जिसे हम कहते हैं, इसमें कई बार विश्वविद्यालयों में रखने से मना कर दिया जाता है। सामान्यतः यह साहित्यिक समीक्षा से संबंधित होता है। अब आता है परिशिष्ट। तो परिशिष्ट क्या है, शोध से संबंधित कोई भी विषय जो शोध लेखन के प्रवाह में बाधक हो लेकिन शोध के लिए आवश्यक हो, उसे हम परिशिष्ट कहते हैं। थीसिस राइटिंग, शोध प्रबंध लेखन की जो 11 पॉइंट हैं, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है और जब हम पीएचडी एमफिल करेंगे तो उसके लिए भी मील के पत्थर साबित होंगे। आप लोग इनको पढ़िए और इससे क्या है कि NTA-NET की जो सिलेबस में ये टॉपिक दिया है, हमारे कई प्रश्न क्लियर हो जाएंगे। दोस्तों, आज के लिए इतना ही। वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिए। थैंक यू।